डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं राजेश कुमार मौर्य आप लोगों का इस रसायन विज्ञान ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे बच्चों, हम लोग उत्प्रेरक पढ़ रहे थे, तो उत्प्रेरक में एक टॉपिक आता है उत्प्रेरक की क्रिया को समझाने के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। आखिर उत्प्रेरक किस प्रकार से कार्य करता है, इस चीज़ को जानने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमुख रूप से कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। तो उन्हीं सिद्धांतों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, ये जो आपका टॉपिक है वो है थियरी ऑफ कैटालिसिस, यानी उत्प्रेरण के सिद्धांत। इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। उत्प्रेरण के सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी? उत्प्रेरण के सिद्धांत की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि उत्प्रेरक की क्रियाविधि को सुचारू रूप से स्पष्ट किया जा सके। तो इस क्रिया को सुचारू रूप से स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमुख रूप से दो सिद्धांत दिए गए हैं। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे पहले सिद्धांत की। पहला है इंटरमीडिएट थ्योरी, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, कंपाउंड थ्योरी। इसको हिंदी में कहेंगे माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत, माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। अगर देखें तो भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक को दो भागों में बांटा गया था, एक समांगी उत्प्रेरक या उत्प्रेरण और दूसरा विषमांगी उत्प्रेरक या उत्प्रेरण। तो इसमें जो है समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या प्रायः यह सिद्धांत करता है, यानी जो माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत है, यह माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? समांगी उत्प्रेरण की। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1806 में एक वैज्ञानिक थे क्लीमेंट, इन्होंने दिया था। सन 1806 में क्लीमेंट वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसमें इन्होंने बताया था, इस सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि वैसे तो अगर देखा जाए तो इस सिद्धांत, या ऐसे भी कह सकते हैं, सन 1806 में क्लीमेंट वैज्ञानिक ने माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार अगर देखा जाए तो इनके अनुसार इन्होंने बताया कि यह सिद्धांत समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। इसमें इन्होंने कहा कि समांगी उत्प्रेरण होता क्या है कि जो अभिकारक है और उत्प्रेरक है, ये दोनों परस्पर अभिक्रिया करके सबसे पहले एक माध्यमिक यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी जो अभिकारक का अणु है वह उत्प्रेरक के अणु के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के फलस्वरूप एक माध्यमिक यौगिक बनाता है जो काफी अस्थायी होता है। बाद में यही माध्यमिक यौगिक उत्पाद और उत्प्रेरक में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? उत्पाद और उत्प्रेरक में बदल जाता है। कैसे? आइए देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा। जैसे मान लीजिए ए और बी ये दोनों उत्प्रेरक हैं और इन दोनों को उत्प्रेरित करने वाला कैटालिस्ट सी है। और यहाँ पर ए और बी ये हो गया उत्पाद। क्या हो गया? उत्पाद। ये आपके हो गए अभिकारक। क्या हो गए? अभिकारक। और ये क्या हो गया? उत्पाद। इन सब की जो भौतिक अवस्था है वो गैसीय है। कैसी है? गैसीय है। यानी कि यहाँ पर समांगी उत्प्रेरण है। क्या है? समांगी उत्प्रेरण है। तो देखें होता क्या है, अगर हम इसकी मैकेनिज्म बनाना चाहें तो मैकेनिज्म में होता क्या है कि स्टेप फर्स्ट में होता क्या है कि ए सबसे पहले कैटालिस्ट यानी इस अभिकारक में से चाहे ए चाहे बी कोई
कोई भी पदार्थ उसका अणु कैटालिस्ट के साथ संयोग करके सबसे पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? इंटरमीडिएट कंपाउंड। इस तरह से ये काफी अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। कैसा होगा? अनस्टेबल। फिर होता क्या है? ए और सी, ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है, अनस्टेबल है, अस्थायी है, माध्यमिक यौगिक है, यह पुनः चेंज हो जाता है। यह पुनः अभिकारक के दूसरे अणु के साथ, अभिकारक के दूसरे अणु के साथ संयोग करके ए बी प्रोडक्ट और सी कैटालिस्ट, ये हो गया प्रोडक्ट, और ये हो गया कैटालिस्ट, इसमें चेंज हो जाता है इस तरह से। तो इसीलिए इस सिद्धांत का नाम दिया गया माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत या माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। ये तो है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर जो हमारा अभिकारक अणु है वह पहले कैटालिस्ट के अणु के साथ अभिक्रिया करके एक माध्यमिक यौगिक बना रहा है, और ये माध्यमिक यौगिक चूंकि काफी अस्थायी है और इसके कारण यह अभिकारक के पुनः दूसरे अणु के साथ संयोग करके प्रोडक्ट में और कैटालिस्ट में चेंज हो जाता है। यानी जिस प्रकार से जो हमारा कैटालिस्ट यूज हुआ था उसी प्रकार से वो अभिक्रिया के दौरान बाहर निकल जाता है। तो आइए देखते हैं इसी में दूसरा एक उदाहरण। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। किसमें चेंज हो जाती है? सल्फर ट्राइऑक्साइड में। और किसकी उपस्थिति में? NO की उपस्थिति में। यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये गैसीय अवस्था में, ये भी गैसीय अवस्था में, ये भी गैसीय अवस्था में और ये भी गैसीय अवस्था में। देखें, सल्फर डाइऑक्साइड अभिकारक है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, यह दोनों चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट यानी SO3 में, लेकिन एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उस उत्प्रेरक का नाम है NO। क्या नाम है? NO। अब इसका अगर हम लोग मैकेनिज्म देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार से उत्प्रेरित हो रही है। होता क्या है? सिंपल, सबसे पहले जो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वह NO के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ? NO। यहाँ जो O2 है ये अभिकारक का एक अणु हो गया, NO ये आपका उत्प्रेरक हो गया। क्या हो गया? उत्प्रेरक। ये हो गया अभिकारक का अणु, अभिकारक। ठीक है, इस तरह से तो दोनों परस्पर संयोग करते हैं तो बन जाता है NO2। क्या बन जाता है? NO2। और ये NO2 है क्या? यह एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इंटरमीडिएट कंपाउंड है। ये काफी अस्थायी, अनस्टेबल है। ठीक है, कैसा है? अनस्टेबल है। ठीक, तो होता क्या है फिर दोबारा दूसरे स्टेप में, ये तो पहला स्टेप हो गया, दूसरे स्टेप में ये जो हमारा अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड है यह दूसरे अभिकारक के अणु के साथ अवकृत होकर के सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस NO में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा बन गया क्या? प्रोडक्ट। क्या बन गया? प्रोडक्ट। और ये क्या है? कैटालिस्ट। यानी कैटालिस्ट जो प्रेरक है बिना अपघटित हुए, उसी प्रकार से जैसे हम रिएक्शन के दौरान यानी रिएक्शन के समय जैसे इसका प्रयोग किया गया था उसी प्रकार से बिना अपघटित हुए अभिक्रिया होने के पश्चात यह उसी प्रकार से बाद में शेष बचा रहता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा सिद्धांत है एडजॉर्प्शन थ्योरी। इसको हिंदी में कहेंगे अधिशोषण सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1833 में फैराडे ने किया। सन 1833 में फैराडे ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आइए देखते हैं अधिशोषण क्या है। अधिशोषण का मतलब होता है किसी ठोस, जैसे कोई ठोस पदार्थ है, इस ठोस के ऊपर, इस ठोस की सतह पर या पृष्ठीय क्षेत्र पर किसी द्रव या गैस का जमाव। अगर किसी ठोस के पृष्ठ पर कोई द्रव का अणु या किसी गैस का अणु
आकर के चिपक जाता है या वहाँ जमा हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को अधिशोषण कहा जाता है, एडजॉर्प्शन कहते हैं। और एक एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषण, एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषण, और अधिशोषण का मतलब यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी भी ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्रव या गैस के अणुओं का जमाव, जबकि अवशोषण में पूरी तरह से किसी भी पदार्थ के अंदर किसी द्रव का या किसी गैस का समावेशन हो जाए तो उसे अवशोषण कहा जाता है। ठीक है, फिलहाल हमको देखना है अधिशोषण क्या है। तो अधिशोषण माने समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं आप लोगों को, कि जब कोई या किसी ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी द्रव या गैस के अणुओं का जमाव हो जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण सिद्धांत का प्रतिपादन 1833 में फैराडे जी के द्वारा किया गया था। यह सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। जैसे पहले हमने बताया था इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी के बारे में, उसे बताया गया था कि वह सिद्धांत समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है, जबकि ये हमारा सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। इसमें होता क्या है कि कोई अभिकारक यानी अभिक्रिया जब होती है और कोई कैटालिस्ट उस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है तो उसमें जो हमारा ठोस उत्प्रेरक है उसमें उसका संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण भाग रासायनिक रूप से क्रियाशील नहीं होता है। इसमें एक चीज थोड़ा सा देख लेते हैं, एक्टिव सेंटर इसको कहते हैं सक्रिय केंद्र। क्या कहते हैं? सक्रिय केंद्र। किसी भी उत्प्रेरक का संपूर्ण पृष्ठ रासायनिक या उत्प्रेरकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसके केवल कुछ बिंदु उत्प्रेरकीय दृष्टि से या उत्प्रेरकीय दृष्टि से ज्यादा सक्रिय होते हैं। ऐसे बिंदुओं को सक्रिय केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सक्रिय। यानी कोई अगर उत्प्रेरक, मान लीजिए यही उत्प्रेरक है, ठोस उत्प्रेरक है, तो यहाँ पर ठोस उत्प्रेरक का ये जो संपूर्ण भाग है, संपूर्णीय पृष्ठ भाग है, ये संपूर्ण पृष्ठ उत्प्रेरकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होता है। यहाँ पर सभी जगह, अब ये सभी पृष्ठ पर सभी जगह अब कोई रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है तो उसकी दर प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, कहाँ होती है? इसके कहीं किसी न किसी छोटे से केंद्र या थोड़े से बिंदु पर, भाग पर अभिक्रिया की गति तीव्र होती है या स्लो होती है, तो ऐसे बिंदुओं को सक्रिय केंद्र नाम दिया जाता है। ठीक है, और ये सक्रिय केंद्र हो सकते हैं कौन कौन? एक तो कोना हो गया, कोने, जितने कोने हैं, या कह सकते हैं किसी भी उत्प्रेरक के अगर ठोस रूप में है उसका कोना हो गया, किनारा हो गया, मुक्त संयोजकता हो गई, गर्त हो गया, या कह सकते हैं कहीं क्रैक हो गया, दरार कह सकते हैं, दरार हो गया। तो ये सब स्थान जो होते हैं ये है उत्प्रेरक के सक्रिय केंद्र बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के पश्चात अभिक्रिया, यानी यहाँ पर अगर अभिकारक पहुंचेगा तो अभिकारक की जो क्रिया की दर है वो बढ़ जाती है। इसीलिए इन केंद्रों को सक्रिय केंद्र कहा जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, सक्रिय केंद्र किसे कहेंगे? किसी भी उत्प्रेरक का संपूर्ण पृष्ठ उत्प्रेरकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसके कुछ बिंदु रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, ऐसे बिंदुओं को सक्रिय केंद्र कहा जाता है। और ये सक्रिय केंद्र हो सकता है कौन? उत्प्रेरक के कोने, किनारे, उसकी मुक्त संयोजकता, गर्त या दरार, कहीं क्रैकिंग हो तो वहां पर जो है सक्रिय केंद्र उत्पन्न होते हैं। तो होता क्या है, इसमें अधिशोषण सिद्धांत में यही बताया गया कि मान लीजिए कि कोई ऐसे ठोस उत्प्रेरक है, सिंपल सा हम मान लेते हैं जैसे H2 + O2 = H2O। यहाँ उत्प्रेरक क्या है? प्लेटिनम है। क्या है? प्लेटिनम। ये सॉलिड है, ये गैस है। इस प्रकार से यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर विषमांगी उत्प्रेरण है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो अभिकारक और जो हमारा उत्प्रेरक है उन दोनों की जो भौतिक अवस्था है वो भिन्न भिन्न है, इसलिए एक तरह से यहाँ पर विषमांगी उत्प्रेरण है। तो इसको हम मान लीजिए ये प्लेटिनम हो गया,
पीटी परमाणु हो गया, पीटी परमाणु हो गया, पीटी परमाणु, ठीक है, इस तरह से। अब होता क्या है कि इसके सक्रिय केंद्रों पर इस उत्प्रेरक, ये हो गया कैटालिस्ट, उत्प्रेरक, इसके सक्रिय केंद्रों पर, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। संपूर्ण पृष्ठ की तुलना में इसके जो सक्रिय केंद्र हैं उन सक्रिय केंद्रों पर अभिकारक के अणुओं का जमाव ज्यादा हो जाता है, और जब अभिकारक के अणुओं का जमाव हो जाता है तो जमाव होने को ही क्या कहा गया, अधिशोषण। तो सपोज दैट यहां मान लीजिए, यहां ऐसे मान सकते हैं, यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सिंपल सा हाइड्रोजन और यहां ऑक्सीजन का क्या हो गया, जमाव हो गया। तो एक तरह से यहां पर इन दोनों के बीच में एक तरह से रासायनिक अधिशोषण हो जाता है, और यहां पर भी एक क्षीण आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। और जब क्षीण आकर्षण उत्पन्न हो गया तो इस क्षीण आकर्षण के कारण इनके बीच का लगाव थोड़ा कम हो गया, और यहाँ ये दोनों एक दूसरे से संपर्क में आ गए, ठीक है। और जब संपर्क में आ गए तो एक तरह का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इस तरह से, ठीक है। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया तो ये पुनः देखो, यहां पर एक्टिव सेंटर पर आने के पश्चात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी अभिकारक के मॉलिक्यूल्स में टक्कर की संख्या बढ़ जाती है, और जब टक्कर की संख्या बढ़ जाती है तो बढ़ने के पश्चात यहां एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और यही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बाद में प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, यानी H2O में बदल जाता है। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। और जब प्रोडक्ट में चेंज हो गया तो यह यहां से अपना स्थान छोड़ दिया, ताकि नए आने वाले जो अभिकारक के अणु हैं उनको पुनः यह स्थिति प्रदान हो सके। और इस प्रकार से अभिकारक का अणु आया, अधिशोषित, रासायनिक अधिशोषण हुआ, और उस अधिशोषण के पश्चात एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के पश्चात वह किसमें चेंज हो गया, प्रोडक्ट में चेंज हो गया। फिर दूसरा अभिकारक का अणु आया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो ये आकर के वहीं, यानी अभिकारक के अणु वहीं आकर के एडजॉर्ब होंगे जहां एक्टिव सेंटर है, और वहां पर एब्जॉर्ब होकर के एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में और पुनः प्रोडक्ट में चेंज होते रहेंगे, और अभिक्रिया की दर फास्ट या अभिक्रिया की दर बढ़ती रहेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अधिशोषण का सिद्धांत जो है व्याख्या कर रहा है किसका, ये विषमांगी उत्प्रेरण का। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।